आज मेरे पास है यूनिट 3 सेल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। इस यूनिट में आपको पहले से पता है कि 3 चैप्टर होते हैं। हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर्स है, इसके बाद सेल एंड सेल डिवीज़न है। तो इस चैप्टर के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सब पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने नीट के पेपर्स PYQ अगर आप प्रीवियस ईयर वाले देखे होंगे तो इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आसानी से मिल सकते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम आता है, G.N. रामचंद्रन। ठीक है, बात करते हैं G.N. रामचंद्रन ने क्या डिस्कवर किया। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, कोलेजन प्रोटीन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किसने किया? G.N. रामचंद्रन ने। और इस चीज़ को इन्होंने पब्लिश कराया नेचर में इन 1954 के अंदर। आगे बात करते हैं जो इनके लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। G.N. रामचंद्रन की मुलाकात हुई लाइनस पाउलिंग से। लाइनस पाउलिंग ने अपना पब्लिकेशन दिया था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीथ स्ट्रक्चर पर। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीथ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देख करके डीपली इन्फ्लुएंस कौन हो गए? रामचंद्रन। आगे बात करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल प्रेजेंट होती है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है व्हाट इज सेल। अगर हम इस क्वेश्चन का जवाब दें व्हाट इज द सेल, तो सेल की डिफिनेशन बनती है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, 2 टाइप के होते हैं ये सेल नंबर के बेसिस पर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक सेल होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल का नंबर 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, बात आती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो कर सकता है, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। बात आती है डिस्कवरी की। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया एक लिविंग सेल को। नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक सेल थियरी। सेल थियरी में हम अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। फर्स्ट साइंटिस्ट इज कॉल्ड मैथियस स्लाइडन। इन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ये बात किसने कही थी? मैथियस स्लाइडन ने कही थी। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है थियोडर स्वान। 1839 में, ये भी एक जर्मन लेकिन एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान ने ही कहा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। स्वान की हाइपोथेसिस क्या कहती है? द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल थ्योरी किसने प्रमोट किया, फार्मुलेट किया? स्लाइडन एंड स्वान ने। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। 1855 के अंदर उन्होंने फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर को। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडिफाई किया स्लाइडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को, सेल थ्योरी को फाइनल सेफ दिया। तो जो आज हम सेल थ्योरी समझते हैं उसके कुछ पॉइंट हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। दूसरा पॉइंट है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थे मेरे पास 2 टॉपिक, जिसमें से एक था व्हाट इज सेल और दूसरा था मेरे पास जिसका नाम है सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। इसमें बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या आया हुआ है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे इस टॉपिक के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर और आगे हम बढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिखा है राइबोसोम के बारे में।
राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स इन ऑल सेल, बोथ, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। विद इन टू सेल ऑर्गेनील्स, दो सेल ऑर्गेनील्स के अंदर, एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम पाया जाता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में राइबोसोम जैसे नॉन मेम्ब्रेनस था वैसे ही एनिमल सेल में एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनील्स होता है जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में। हम सेल की साइज की बात करने जा रहे हैं। एक सेल जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा, इसे हम स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, इसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। हम बैक्टीरिया की बात करने जा रहे हैं। बैक्टीरिया की साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की बात करते हैं तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन रेड ब्लड सेल की साइज देखते हैं तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट सेल होती है। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, इस फिगर में कुछ सेल दी गई हैं जिनके सेफ दिए गए हैं। जैसे पहली सेल जो मेरे पास है वो है आरबीसी और इसका सेफ होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी जिसका सेफ होता है अमीबॉइड। तीसरी सेल कॉलमनर एपिथेलियल सेल, लॉन्ग एंड नैरो। नर्व सेल जो ब्रांच एंड लॉन्ग होती हैं। ट्रैकिड्स इलोंगेटेड होते हैं। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, PPLO फुल फॉर्म पिलेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। आगे बढ़ते हैं अगर हम तो आपको यहाँ पर बैक्टीरिया के 4 बेसिक सेफ दिए गए हैं, जैसे कि बैसिलस रॉड शेप का होता है, कॉकस स्फेरिकल होता है, विब्रियो कॉमा सेफ होता है, स्पाइरलम स्पाइरल होता है। अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल। प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की बनी होती है। सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें तो उसके पास उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है जो बेसिकली नेकेड होता है। नेकेड होने का मतलब है कि नॉट एनवेलप्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारी बैक्टीरिया में एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, और उस स्मॉल डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। प्लाज्मिड क्या करता है? प्लाज्मिड कन्फर्म करता है सर्टेन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को, जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक, इसी टॉपिक में अगर हम और भी बातें करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंक्लूजन भी होता है और इसके अंदर मीजोसोम भी होता है। यहाँ पर कुछ फिगर दिए गए हैं, हम फिगर की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे सामने यहाँ पर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दी गई है जिसके साइज है 10 to 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरिया दिया गया जिसका साइज है 1 to 2 माइक्रोमीटर। PPLO का साइज है 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस की साइज होती है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। हम प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात कर रहे हैं और इसमें अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक सेल, मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल एनवेलप होता है। ये टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर का नाम होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम एक एक की बात करते हैं। अगर हम बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करें तो बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप एंड मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। और ये स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किसने किया था? ग्राम ने। बैक्टीरिया दैट टेक अप द ग्राम स्टेन इज कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अदर दैट डू नॉट
टेक द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया दो टाइप के होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल एनवेलप एंड स्टेनिंग प्रोसीजर। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये कंपोजिशन और थिकनेस के बेसिस पर दो टाइप का होता है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज सीथ के फॉर्म में है इसे स्लाइम लेयर कहेंगे, और अगर थिक और टफ है तो इसे हम कैप्सूल कहेंगे। सेल वॉल का फंक्शन, सेल वॉल क्या करता है? सेफ ऑफ सेल प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि बैक्टीरिया बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बच सके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है, इंटरैक्ट करती है विथ द आउटर वर्ल्ड। बैक्टीरिया के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम मेसोसोम। बनता कैसे है? फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। सेल की तरफ यानी कि साइटोप्लाज्म की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है मेसोसोम। ये तीन फॉर्म में होते हैं, वेसाइकल के फॉर्म में, ट्यूब्यूल और लैमेली। फंक्शन इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। इसके अलावा हेल्प इन रिस्पायरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में एक दूसरा मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म की तरफ जिसे हम क्रोमैटोफोर कहते हैं, और क्रोमैटोफोर में पिगमेंट होता है। बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगा, और बैक्टीरियल फ्लैजेला जो होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर के नाम पर पिली और फिम्ब्री भी होता है। पिली क्या है? इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। फिम्ब्री स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। फिम्ब्री हेल्प करता है बैक्टीरिया को टू अटैच टू द रॉक इन द स्ट्रीम एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यू। आगे हम बात करने वाले हैं राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम की साइज होती है 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज। प्रोकैरियोट के राइबोसोम की सब यूनिट होती है 50S एंड 30S, और ये कहलाता है 70S टाइप का राइबोसोम। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम क्या होता है? सेवरल राइबोसोम अटैच टू अ सिंगल mRNA to form a chain called राइबोसोम, पॉलीसोम। फंक्शन क्या होता है इनका? ट्रांसलेट द mRNA into the protein। इंक्लूजन बॉडी, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल stored in the cytoplasm is called inclusion body। inclusion body not bounded by any membrane system, फ्री लाई करते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल जैसे फास्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। बाकी ये देखते हैं, ये है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, अगर आप इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो आपको सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल दिखेगी। सेल वॉल के बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, और इस साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहले अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। न्यूक्लियस
के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का नाम होता है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के पास आपको गाल्जी अपरेटस दिखाई देगा। प्लांट सेल में बहुत बड़ी सी एक क्या होती है, वैक्यूल पाई जाती है। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पर दो सेल के बीच में क्या होती है, मिडिल लैमेला। सेल ऑर्गेनीज जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनीज जिसका नाम है राइबोसोम। ये सेल ऑर्गेनीज जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ये वाला है पेरोक्सिसोम्स। ये आपको थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है जिसका नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ पोर दिखाई दे रहे होंगे जिसका नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आप न्यूक्लियस के पास देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप देखेंगे दिखाई देगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये छोटा सा सेल ऑर्गेनिज्म जिसका नाम होता है लाइसोसोम। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल। दूसरा फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल। एनिमल सेल में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर का नाम है साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल होती है, तो आपको यहाँ पर इस न्यूक्लियस दिखाई देगा, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप कह सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के ही पास आपको दिखाई देगा यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ देखिए तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा। ये देखिए अगर आप तो इसको लाइसोसोम कहते हैं। पेरोक्सिसोम है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, सेंट्रियोल। एनिमल सेल के अंदर आपको यहाँ पर दिखेगा माइक्रोबिलाई। ये आपको दिखेगा गाल्जी अपरेटस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देगा। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है आपका एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं किसी सेल के अंदर एक एक चीज़ की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है, मेजर लिपिड कहलाती है फास्फोलिपिड, अरेंज होती है बाइलेयर के फॉर्म में। फास्फोलिपिड के पास होता है पोलर हेड जो आउटर साइड होता है। हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो इनर पार्ट की तरफ होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन आरबीसी के मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो एरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन होती है, 40% लिपिड होता है। सेल मेम्ब्रेन में ही प्रोटीन पाई जाती है। एज ऑफ एक्सट्रक्शन के बेसिस पर प्रोटीन दो टाइप की होती है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। नाम से ही आपको पता चल रहा है पेरिफेरल प्रोटीन सरफेस पर होगा, इससे एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा। इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है वो या तो टोटली या तो पार्सली बरीड होती है मेम्ब्रेन के अंदर। ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये होते हैं फास्फोलिपिड के हेड। ये होते हैं फास्फोलिपिड के हेड। आपको ये जो दिख रहा है ये होती है टेल। तो फास्फोलिपिड दो लेयर में अरेंज होती है। बाकी अगर हम बात यहाँ पे करते हैं किसकी, प्रोटीन की, तो आपको यहाँ पर ये प्रोटीन दिखाई दे रही है, इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन दिखाई दे रही है, इसका इंटीग्रल प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन दिखाई दे रही है, ये आपकी पार्सली बरीड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ये जो प्रोटीन आपको दिख रही है इसका नाम होता है पेरीफेरल प्रोटीन। ये प्रोटीन का नाम क्या है, पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन। अब प्रोटीन से जुड़ा हुआ क्या लगा हुआ है, शुगर। ये बीच बीच में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है। ट्रांसपोर्ट के नाम पर दो टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से भी होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी होता है। वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं क्या है, हम ऑस्मोसिस कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होता है सोडियम पोटेशियम पंप। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है। एल्गी की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनेस, मिनरल में कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल यंग प्लांट के अंदर ग्रोथ कर सकती है, प्लस ग्रोथ करने की कैपेसिटी होती है। मिडिल लैमेला की अगर हम बात करते हैं तो ये कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है।
Cell wall and middle lamella may be transversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of the neighboring cell. सेल वॉल के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। हम बात एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटरसेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट कंपार्टमेंट इज कॉल्ड ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द राइबोसोम। First is called the rough endoplasmic reticulum. Second is called smooth endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum bearing ribosome on their surface is called rough endoplasmic reticulum. In the absence of ribosomes, endoplasmic reticulums appear smooth and called smooth endoplasmic reticulum. इस फिगर में अगर देखेंगे आप तो ये जो बना हुआ है ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियर पोर, और ये अगर आप देखेंगे तो ये बना हुआ है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर मिल रहा है ये राइबोसोम। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे इस वाले पोर्शन में तो यहाँ पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट फॉर द लिपिड सिंथेसिस। एनिमल सेल के अंदर लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द गोल्गी apparatus। डिस्कवर्ड किया था कैमिलियो गोल्गी ने 1898 के अंदर फर्स्ट ऑब्जर्व किया था। गोल्गी apparatus बना होता है सिस्टर्नी का। सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर की होती है। गोल्गी सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स सिस आर फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस आर द मैच्योरिंग फेस। अगर हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर गोल्गी apparatus का ये बना हुआ है और ये जो दिखाया गया है ये सब के सब क्या होती है? सिस्टर्नी होती है। गोल्गी apparatus का प्रिंसिपल काम क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। Materials from endoplasmic reticulum fuse with cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Golgi apparatus और क्या करता है? प्रोटीन मॉडिफाई करता है इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus। तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन भी गोल्गी apparatus में होता है। गोल्गी apparatus इज इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड, और ये PYQ है। लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलेजेस जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेजेस। वैक्यूल की बात करते हैं तो वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट। वैक्यूल प्लांट सेल में अप टू 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। प्रोटिस्टा में पाई जाती है फूड वैक्यूल्स फॉर्म बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सेफ की बात करते हैं तो टिपिकली ये सॉसेज सेफ और सिलेंड्रिकल होता है। डायामीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर एंड एन एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर कंपार्टमेंट होता है वो भरा हुआ होता है डेंस होमोजेनस सब्सटेंस से, और इनर कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है फॉर्म नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड द क्रिस्टी टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। क्रिस्टी सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन
They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called the powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है, आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइबोसोम होता है जो 70S टाइप का होगा, एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती है फिजन के द्वारा। ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, उसके अंदर अगर ये देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, और इनर मेम्ब्रेन जब ऐसे इनफोल्ड हो जाती है तो ये बनाती है क्या? क्रिस्टी दिख रहा होगा आपको। अगला यहाँ पर जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसे कहते हैं क्या? हम मैट्रिक्स। दो मेम्ब्रेन के बीच में यानी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस इसका नाम है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये बात ही माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट आपके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसको कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूगेलिना। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन द क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट responsible for the trapping the light energy essential for the photosynthesis. क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड जैसे कि कैरोटीन एंड जेंथोफिल। थर्ड इसका ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस प्लास्टिड कहलाता है। ये तीन टाइप के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च, इलायोप्लास्ट जो आयल और फैट स्टोर करता है, और एल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करता है प्रोटीन। हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के साइज की। तो क्लोरोप्लास्ट की लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विथ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर। नंबर की बात करते हैं तो 1 पर सेल क्लेमाइडोमोनास के अंदर से लेकर के 20 to 40 पर सेल इन द मीजोफिल सेल। अगर हम केवल क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली मोर परमिएबल होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस होता है, उस स्पेस को कहते हैं क्या है? स्ट्रोमा। स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको थैलाकॉइड दिखेगा। थैलाकॉइड होता क्या है? थैलाकॉइड अरेंज होता है इन स्टॉक लाइक द पाइल ऑफ द कॉइन कॉल्ड द ग्रेना और इंटरग्रेनल थैलाकॉइड। इन एडिशन इसके अलावा देयर आर flat membranous tubule called the stroma lively which connecting the thylakoid of different grana, जो अलग अलग ग्रेना के थैलाकॉइड को कनेक्ट करने का काम करती है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं हम ल्यूमेन। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एंजाइम के अलावा स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? 70S टाइप का राइबोसोम यहाँ पर भी होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम फिगर की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन सबसे बाहर तरफ, फिर ये इनर मेम्ब्रेन, और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस दिख रहा है इस स्पेस का नाम होता है स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको दिखेगा एक सिंगल कॉइन जिसके कहते हैं थैलाकॉइड। थैलाकॉइड जब अरेंज हो जाती है तो बनाती है क्या? ग्रेनम। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए मौजूद होता है स्ट्रोमा लेवली। Next cell organism is called ribosome. Ribosome first observed by the George Palade 1953 के अंदर। Ribosome composed of ribonucleic acid, RNA and protein. Ribosome are not surrounded by any membrane. कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम को हम 80S कहते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हम 70S कहते हैं। कोई भी राइबोसोम होता है उसके अंदर दो सब यूनिट होती है, एक लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट। 80S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर 40S। 70S राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉलर 30S। यहाँ पर S क्या है? सेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इनडायरेक्टली ये मेजर करता है डेंसिटी एंड साइज को। बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। तो साइटोस्केलेटन आधा प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। काम क्या होता है इनका? फंक्शंस: मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटेलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। बात करते हैं हम सीलिया और फ्लैजेला की। सीलिया और फ्लैजेला कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर होता है जिसे हम एक्सोनीम कहते हैं। Exoneem has usually 9 doublet of radially arranged peripheral microtubule and a pair of centrally located microtubule.
ऐसा अरेंजमेंट कहलाता है 9+2। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे बाहर की तरफ आपको क्या दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस दिख रहा है इसका नाम होता है कोर। कोर कहते हैं एक्सोनीम। इस एक्सोनीम के अंदर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। पेरीफेरल पर जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो डबलेट के फॉर्म में होते हैं और सेंटर में जो होते हैं वो सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट के फॉर्म में होते हैं उनका नंबर होता है 9, और जो सेंटर में सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं ये 1 पेयर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज आल्सो इनक्लोज्ड बाय द सेंट्रल शीथ। ब्रिज एंड सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। which is connected to one of the tubule of the peripheral doublet by the radial spoke। the radial spoke का नंबर 9 radial spoke होते हैं। peripheral doublet are also interconnected by the linker। peripheral आपस में जुड़े होते हैं with the help of the linker। cilia and flagella emerge from the centriole like structure called the basal body। फिगर पे आते हैं। ये सेक्शनल व्यू दिखाया गया सीलिया एंड फ्लैजेला का। पहला जो फिगर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से दिया गया है, दूसरा जो है डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है इंटरनल स्ट्रक्चर का। अगर आप बाहर देखेंगे सबसे बाहर की तरफ आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट। ये जो दिख रहे हैं आपको उसे कहते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, जो किस फॉर्म में होते हैं, डबलेट के फॉर्म में होते हैं। पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटर डबलेट ब्रिज, जिसे हम लिंकर भी कहते हैं। सेंटर में मौजूद होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि सिंगलेट के फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये होता है रेडियल स्पॉक, जिसका नंबर हमने बताया था 9 होता है। और ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है इसे कहते हैं क्या है हम, सेंट्रल शीथ, जो कवर करता है किसको, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो कि सेंटर में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रियोल्स। बोथ सेंट्रियोल lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel organization। They are made up of the 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein। और ये होते कैसे हैं, ट्रिपलेट होते हैं। Adjacent triplet are also linked। जो ट्रिपलेट होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। Central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called hub, which is connected with the tubule of the peripheral triplet by the help of the radial spoke। Centrioles form the basal body of the cilia and flagella and the spindle fiber during the cell division in the animal cell। फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यूक्लियस पर। अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस को स्टेन किया गया बाय द बेसिक डाई was given the name chromatin by the Fleming। अगर हम इंटरफेज न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इंटरफेज न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमैटिन। फर्स्ट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, एंड थर्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, जिसका नंबर 1 और मोर हो सकता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है। अगर न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेनस है तो 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा, उसे कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका साइज होता है 10 to 50 नैनोमीटर। 10 to 50 नैनोमीटर। मेम्ब्रेन जगह जगह पे आपस में फ्यूज हो जाती है, बनाती है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर प्रोवाइड करता है पैसेज थ्रू व्हिच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। हम बात करते हैं न्यूक्लियोलाइस यानी न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। 2026 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन पे होता है कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए। तो क्रोमैटिन कंटेन्स द डीएनए, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन, non-histone protein and also RNA। Single human cell approximately 2 meter long thread DNA रखता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है 46 क्रोमोसोम पर। Each chromosome has primary construction called the centromere, on the side of which disc-shaped structure called the kinetochore present। Based on the position of the centromere, chromosomes are classified into the 4 types। First type is called the metacentric chromosome,
सेंट्रोमियर इसमें मिडिल में होता है, इक्वल आर्म बनता है। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, वन शॉर्ट आर्म वन लॉन्ग आर्म बन जाता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रोमियर टर्मिनल होता है। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा होगा, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। बाकी आपको यहाँ पर पार्ट, इसके नीचे प्राइमरी कंस्ट्रक्चर जिसका नाम है सेंट्रोमियर, और यहाँ पर आपको एक क्रोमोसोम दिखाया गया है विथ 2 क्रोमैटिड। ठीक, ये हम देखते हैं फिगर। तो यहाँ पर ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दिखाया, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये है और ये सैटेलाइट के फॉर्म में दिख रहा है हमें। यहाँ पे देखिए ये हो गया पास शॉर्ट आर्म, ये आपके पास लॉन्ग आर्म है, ये फिर से सेंट्रोमियर हो गया, ये भी शॉर्ट आर्म है। लास्ट में हम पूछ सकते हैं, कह रहे हैं फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ द स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। सबसे लास्ट बात करते हैं माइक्रोबॉडीज की। माइक्रोबॉडीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समा। बहुत ही कम समय में हम आसानी से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आप इस चैप्टर को रिवाइज करने के बाद में मेरी वीडियो से आप PYQ लगाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो कोर्स है आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू।